औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेसिकली जो साइकोमेट्री का पार्ट 1 हमने पढ़ा था, आज हम उसका जो पार्ट 2 है तो वो आज हम यहाँ पे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कैसे अनफोल्ड होती हैं। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस हैं, हम एयर के साथ हैंडलिंग कर सकते हैं, हम एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो वो हम जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके थ्रू यानी उसको चेंज करके उनके साथ खेल के उनके साथ प्ले करके हम उसको तो हम रिक्वायर्ड कंडीशंस अचीव कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के ऊपर है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि एयर कंडीशनिंग बहरहाल हम करते क्यों हैं या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो एयर कंडीशनिंग बेसिकली मेजर 2 चीज़ों की वजह से आती है। पहली, टू अचीव ह्यूमन कंफर्ट लेवल, यानी आप अगर ह्यूमंस हैं एक जगह पे इन्वायरमेंट में, तो ह्यूमन का जो कंफर्ट लेवल पे एयर को कंडीशन करना ताकि ह्यूमंस को कंफर्ट हो, ह्यूमंस आराम के साथ रह सकें और उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, एक रेंज हो जिसमें वो रह सकें। तो जाहिर सी बात है कंफर्ट लेवल जो है वो फिर डिपेंड करता है कि जो सीज़न है वो समर का है या फिर विंटर का है। तो समर में हमारे पास 70 से 76 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो और 45 से 65 तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो वो कंफर्ट ह्यूमन कंफर्ट लेवल में आता है। विंटर में जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है और ये 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर का चला जाता है, जबकि 30 से 60 पे हमारे पास अमूमी तौर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिमेंबर, ये एक जर्नल टर्म्स हैं, यानी ये एक रिलेटिव टर्म्स हैं। ये एक हाइयर ऊपर नीचे जगह के हिसाब से समर है तो विंटर है, टेम्परेचर कितना है, बाहर एटमॉस्फेयर कितना है, तो वो उस पर बहरहाल डिपेंड करती हैं। लेकिन ये एक रेंज है जिसमें अमूमी तौर पे ये ह्यूमन कंफर्ट लेवल होता है। उसके बाद हमें एयर कंडीशनिंग बहरहाल कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स को चलाने के लिए, कुछ प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो एयर है उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है। मॉइस्चर लेवल उसमें कितना हो, उसका टेम्परेचर कितना हो, जो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कितनी हो, और इसके अलावा जो लेटेंट हीट है और सेंसिबल हीट है वो कितना ऐड या लॉस हो विद पैसेज ऑफ टाइम और पर्टिकुलर प्रोसेसेस। तो वो हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे और प्रोसेसेस लेवल पे या लेबॉरेटरी लेवल पे हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत बहरहाल हमें मेजरली इन 2 चीज़ों की वजह से पड़ती है। तो इसके लिए फिर हमें एयर को या ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है या डीह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, या उसके साथ हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन या कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। तो ये 4-6 प्रोसेसेस जो हैं इसके थ्रू हम एयर को कंडीशन कर सकते हैं। अब ह्यूमिडिफिकेशन क्या है? तो ह्यूमिडिफिकेशन इज़ बेसिकली, अच्छा, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो हम इस पे बात करते हैं। अगर ह्यूमिडिफिकेशन की बात की जाए तो एडिशन ऑफ मॉइस्चर into the air without change in its dry bulb temperature। तो अगर आप सिर्फ मॉइस्चर ऐड करो एयर में और उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी सेंसिबल हीटिंग ना हो, जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि सेंसिबल हीटिंग नहीं हो रही। तो सेंसिबल हीटिंग ना हो और हमारे पास कोई ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो तो उस वक्त हमारे पास जो प्रोसेस होगा मॉइस्चर ऐड करने का इनटू द एयर, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अलावा अगर हम डीह्यूमिडिफिकेशन की बात करें तो ये रिवर्स है, वहाँ पे एडिशन ऑफ मॉइस्चर है, चूँकि यहाँ पे डीह्यूमिडिफिकेशन है तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। सो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर without change in its dry bulb
टेम्परेचर। ओके, सो ह्यूमिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम एयर को ह्यूमिड करते हैं, उसके साथ हम मॉइस्चर ऐड करते हैं विदाउट चेंजिंग इन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जबकि डीह्यूमिडिफिकेशन में हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं विदाउट चेंजिंग इन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी देम ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट्स, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे हमारे पास वो किस तरीके से शो होते हैं। तो ये हमारे पास साइकोमेट्रिक चार्ट्स हैं, दोनों ह्यूमिडिफिकेशन के भी और डीह्यूमिडिफिकेशन के भी। सबसे पहले हम ज़रा ह्यूमिडिफिकेशन के चार्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन के चार्ट में हमें क्या शो होता है, हो क्या हो रहा होता है। अब आपको पता है ये जो कर्व लाइंस हैं ये हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है शोन बाय W, एंड फाई हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे एंथैल्पी हमारे पास है, नीचे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इफ़ यू आर सिंपली डूइंग द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। सो अब अगर हम देखें तो ये दो हमारे पास, तो अगर मैं अब ह्यूमिडिफाई कर रहा हूँ सो व्हाट हैपन्स कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारे पास जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ रही है, हमारे पास जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ रही है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप देखें तो सेम है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस डायरेक्शन में आप देखें ये है, ये चेंज नहीं हो रहा। सो हमारे पास अच्छा, फिर अगर आप इसके बिल्कुल इस सीध में जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एंथैल्पी लाइंस को अगर ड्रा करें, सो सी दिस इज़ H2 एंड दिस इज़ H1, सो H1 और ये H2। सो आप देखें एंथैल्पी इंक्रीज़ हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हीट ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर, लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक हीट ऐड हुई है ये सेंसिबल हीटिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे पास लेटेंट हीट है। सो इज़ देयर इज सेंसिबल और लेटेंट हीट, सो हेयर वी एक्चुअली हैव अ लेटेंट हीट। सो हमारे पास लेटेंट हीट हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि एंथैल्पी 1 से 2 पे बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि जब हम ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो हम जब मॉइस्चर ऐड कर रहे होते हैं तो बहरहाल एयर में जो चूँकि ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो एक ह्यूमिडिफायर के थ्रू हो रही होती है, तो उसमें हमारे पास जो मॉइस्चर आता है वो अपने साथ हीट कैरी कर रहा होता है इन अ फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, और वो फिर इंक्रीज़ कर रहा होता है टेम्परेचर को, लेटेंट हीट को ऐड कर रहा होता है। तो हीट एडिशन हो रही होती है बेसिकली, लेकिन लेटेंट हीट के फॉर्म में, सेंसिबल हीट नहीं, क्योंकि सेंसिबल हीटिंग अगर हो रही होती तो फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता। सो एंथैल्पी हैज़ बीन एक्चुअली इंक्रीज्ड, सो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 1 से 2 पे इंक्रीज़ हो गई है, और हमारे पास यहाँ से W1 पे W2 तक जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से अगर आप डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस देखें तो डीह्यूमिडिफिकेशन में हमारे पास जो प्रोसेस है उसको आप देखें तो बेसिकली ये 1 पॉइंट से हमारे पास 2 पॉइंट, क्योंकि हम डीह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, सो ये हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में आ रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब हम डीह्यूमिडिफाई कर रहे होते हैं एयर को, तो उसके साथ उसमें से हीट जो है वो लेटेंट हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही होती है। तो आप देखें ये हमारे पास ऊपर H1 है, ये हमारे पास H2 है। सो एक्चुअली एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ड्रॉप हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी हमारे पास W1 से W2 पे आ गई है। तो बेसिकली लेकिन आप देख सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सो कहने का मकसद ये है कि जब हम डीह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो है वो ख्याल रखते हैं कि वो चेंज ना हो, अगर हमने सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन और सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन करनी है। अगर हमने साथ में एडिशन ऑफ हीट भी करना है तो वो फिर अलग प्रोसेसेस हैं, वो इंशाल्लाह हम इस जो लेक्चर है साइकोमेट्री का जो पार्ट 3 है उसमें हम फिर इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है
कि जो ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस है, चूँकि उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर हीट जो है, चूँकि आप सिस्टम के अंदर एंथैल्पी जो है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और रिमूवल है इनटू द सिस्टम, वो नहीं हो रही, तो वो हो रही होती है। ठीक है जी। और उसके लिए जो जिम्मेवारी है वो लेटेंट हीट की होती है। तो अब हम थोड़ी सी लेटेंट हीट की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि लेटेंट हीट फॉर ह्यूमिडिफिकेशन क्या होगी और लेटेंट हीट फॉर डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होगी। सो लेटेंट हीट फॉर ह्यूमिडिफिकेशन, जैसे कि आपने ग्राफ में देखा, तो ये बेसिकली H2 माइनस H1 चेंज आया। सो H2 माइनस H1 अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसको अगर हम फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा HFG इंटू W2 माइनस W1। द चेंज इन this W2 minus W1, HFG is basically the latent heat of vaporization for the air vapor mixture basically, which you can find in the tables actually, air standard tables में आप उसको देख सकते हैं। सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि लेटेंट हीट अगर हमने फाइंड करनी है फॉर ह्यूमिडिफिकेशन, तो अगर हमें एंथैल्पीज नोन है तो वी कैन फाइंड आउट, अगर हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटीज़ नोन है या हमने फाइंड की हुई हैं और हमें टेबल से HFG यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है वो मिल जाती है, सो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द लेटेंट हीट ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ डीह्यूमिडिफिकेशन तो जाहिर सी बात है ग्राफ से बहुत सिंपल है। अगेन आप ऊपर ग्राफ की तरफ अगर जाएँ तो आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है वो उल्टी है, डायरेक्शन उल्टा है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 to 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू अगेन HFG टाइम्स W1 माइनस W2। तो ये जो चेंज है ये अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हायर वैल्यू है वो अब 1 पे है और जो लोअर वैल्यू है वो हमारे पास ग्राफ में आप देख सकते हैं तो 2 पे है। इस ग्राफ में अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए यहाँ भी मामला उलट है। अब होता क्या है हमारे पास कि प्योर ह्यूमिडिफिकेशन और प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस अमूमी तौर पे हमारे पास प्रैक्टिस में नहीं होता। जाहिर सी बात है, हम अमूमी तौर पर या डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहे होते हैं विद कूलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे होते हैं विद हीट एडिशन, तो प्योर प्रोसेसेस जो हैं वो प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो आगे के प्रोसेसेस हैं जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास आप देख पाओगे कि हमारे पास जो हैं वो और भी प्रोसेसेस हैं और वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने लेटेंट हीट को फाइंड करना है, लेटेंट हीट लोड को अगर आपने फाइंड करना है पर मिनट में, तो उसके लिए आपने बेसिकली लेटेंट हीट इज़ इक्वल टू, फार्मूला वही है, सिर्फ आपने चूंकि ये स्पेसिफिक है तो अब आपने उसमें मास फ्लो रेट को ऐड कर देना है ऑफ द एयर एंड डेल्टा H विच इज़ एक्चुअली द सेम। और अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो हो जाएगा MAHFG टाइम्स डेल्टा W, और MA की जगह क्योंकि वी नो दैट इट विल बी रो V HFG डेल्टा W। सो MA जो हमें पता है कि इट्स बेसिकली रो V वॉल्यूम फ्लो रेट, इट्स स्मॉल v विच शोज द ड्राई एयर फ्लो रेट। सो यानी ये जो है ये है मीटर क्यूब पर kg, इसका यूनिट है, सॉरी पर मिनट, यस पर मिनट, मीटर क्यूब per minute is the flow rate. Basically the volumetric flow rate is the rate of flowing of the dry air, and rho is the density of the moist air, which is 1.2 kilogram per meter cube for dry air. So if you put all these values from the table, if you see the latent heat of vaporization is 2500 kilojoule per kg. So let me write it. Rho is actually 1.2 kilogram
per meter cube for dry air, and the HFG for the dry air is basically 2500 kilojoule per kg. So okay, so just put these values into this formula and you will get the formula, final version of the formula to be 50 V delta W. So this is the final version of the latent heat of obviously this delta W will change. If it is latent heat for humidification, it will be W2 minus W1, and if this is for dehumidification, it will be W1 minus W2. So you have to remember whether that is for the humidification or the dehumidification, and it would be in kilowatt, or you know that it is kilojoule per second. So basically joule per second is watt, so it is kilojoule per second or kilowatt. So this is how we can calculate the latent heat of humidification and dehumidification process. You just have to know the flow rate of the dry air and the change in specific humidity, and you can find out the latent heat for the per minute, or you can see in kilojoule or in wattage, I would say. So it is in wattage, it is not in joule, it is in power, the load calculation, basically latent heat load, because you know that its unit is kilojoule or kilojoule per second and watt. Now let's come towards this graph. Now if you see, so there are different processes. As you can see that in humidification we move in two directions, in humidification and dehumidification. These are pure processes where no heat addition or cooling is process is aimed. It's pure humidification and pure dehumidification. So if you see that we are going straight upward, we are going straight downward in dehumidification, we are going straight upward in the humidification process. So when you move in the upward direction in the psychrometric chart, so basically what happening, the process would be humidification, and if you move straight down through the psychrometric chart, so the process would be dehumidification. So if you are somewhere here and the process is like this, so it would be humidification, and if you move down, so it would be dehumidification, correct? So and I have tell you that if the dry bulb temperature here is changing in both the direction, it means that if it is reducing, then it means it is cooling effect, and if it is increasing, it means it is heating effect and the sensible heating, remember. So if we move in this direction, so it would be sensible heating, and if we move in that direction straight, fully horizontal, so it would be the sensible cooling, correct? As our mention over here, sensible heating, and in straight direction we have sensible cooling. Now as you can see, humidification and sensible cooling. So if you move in between like this in this direction, so now what is happening, you are actually heating plus humidification. So this region is sensible heating and humidification. In this direction it is sensible cooling and humidification. In this direction it is sensible cooling and dehumidification, and in this direction if you move, so it is sensible heating and dehumidification. So these are the different processes which you can actually find out over here. So as you move through the psychrometric chart, you will find out that when you move in a particular direction in a psychrometric chart during air conditioning processes, so actually that means something, that means that something is happening, you are actually conditioning the air. So for now we have discussed the humidification, pure humidification, which is actually mostly practically not possible or practiced, I would say. So pure humidification
and dehumidification is not practiced that much. So in the next lecture we will actually inshallah discuss that how these other processes takes place and how we can actually study them on the psychometric charts. So inshallah, for now we have studied humidification and dehumidification, these two processes. So these two processes have been studied in this particular lecture. I hope you have understand. If you have any kind of question or query, ask me, and try to revise all the lectures again and again, so that you can get the clear understanding of these very important concepts. Thank you so much.